अपन लोग आज करने जा रहे हैं सेक्शन 111, 112, 113, 114, 115, 116। चले, सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं आज 111, सर्कुलेशन ऑफ द मेंबर्स रेजोल्यूशन। मैं अगर ये कह दूं कि ये बच्चों के लिए दुखती रग है, ये सेक्शन बच्चों के लिए दुखती रग है, तो मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि उनके लिए सही में ये दुखती हुई रग है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते बच्चे कि सेक्शन 111 कब लगना है। तो 111 कब लगना है, ये परिस्थिति को समझना। दो परिस्थितियों में सेक्शन 111 लगता है। एक परिस्थिति है जब नोटिस ऑफ मीटिंग आने वाला होता है उससे पहले की, और दूसरी परिस्थिति है नोटिस ऑफ मीटिंग आने के बाद। तो दो अलग अलग परिस्थितियां हैं जब सेक्शन 111 लगता है। समझ आ गई बात है? अरे बोलो ना हाँ। तो 111 दो परिस्थितियों में लगता है। पहली परिस्थिति जो होता है नोटिस ऑफ मीटिंग आने से पहले, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट मोड। दूसरी परिस्थिति नोटिस ऑफ मीटिंग आने, पहली परिस्थिति नोटिस ऑफ मीटिंग आने के बाद, जिसे हम स्टेटमेंट मोड कहते हैं, और दूसरी परिस्थिति नोटिस ऑफ मीटिंग आने के पहले, जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन मोड। ओके, दोनों में क्या फर्क होता है देखते हैं। मैंने कहा जी ये नोटिस के बाद है, नोटिस के बाद, नोटिस ऑफ मीटिंग के बाद, और ये नोटिस ऑफ मीटिंग के पहले है, नोटिस के पहले। ठीक है जी, चलिए तो दोनों में फर्क क्या है, चलिए देखना शुरू करते हैं। मैंने कहा जी नोटिस के बाद मतलब ये जनरल मीटिंग होगी, ये इसका नोटिस होगा। नोटिस के अंदर कंपनी ने कोई बताया होगा मेंबर्स को कि मेंबर हम आने वाली मीटिंग में ये उखाड़ने वाले हैं। मान लीजिए एजेंडा दिया हुआ था कि हम तबाही मचा देंगे, मतलब हमारा जो बिजनेस है उसे हम चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या से क्या होने जा रहा है? हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस किसका है? एग्जिस्टिंग बिजनेस है कपड़ों का, गारमेंट्स का। और हम प्रपोज्ड बिजनेस क्या करने वाले हैं? प्रपोज्ड बिजनेस करने वाले हैं सीबी का। ठीक है ना, प्रपोज्ड बिजनेस क्या करने वाले हैं? सीबी का। अब मेंबर परेशान, उन्होंने कहा भाई ये कोई तरीका हुआ, ये कोई सीबी पे जाने का तरीका हुआ? बिल्कुल भी नहीं। सीबी मने तो छोले भटूरे। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, पोपली जैसे लोग भी योगा कर रहे हैं, तो कौन खाएगा छोले भटूरे आजकल? और ये कोई टाइम है छोले भटूरे? और कपड़े और छोले भटूरे ये कोई आपस में मैच हुआ? बिल्कुल भी नहीं। बताओ, अभी तक कंपनी कपड़े बनाती थी, समझ आता, भटूरे तलेगी, ये तो और भी फालतू की बात हो गई। अब क्या किया जाए? मेंबर चाहता था कि ये जो कंपनी करने जा रही है ये बिल्कुल गलत है, और वो चाहता था कि ये अपने विचार सभी के सभी लोगों को बताए, सभी के सभी लोगों को बताए। तो लॉ कहता है मेंबर तू एक काम कर, तू अपने विचार एक स्टेटमेंट में बना, ये स्टेटमेंट बनाकर कंपनी के पास सबमिट कर दे, सबमिशन कर दे कंपनी को। अच्छा, नोटिस से लेकर जनरल मीटिंग के बीच का कितना गैप होगा? 21। तो यहां से लेकर जनरल मीटिंग के बीच का कितना गैप होगा? 21 दिन से कम। तो लॉ कहता है 14 दिन। तो जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले ये स्टेटमेंट जमा करा दे। दोबारा बोलो, जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले ये स्टेटमेंट जमा करा दे कंपनी के पास। ठीक होगी बात? इसे कहते हैं स्टेटमेंट मोड। स्टेटमेंट मोड कब अपनाया जाता है? जब कंपनी के पास नोटिस आ जाता है, नोटिस आने के बाद लगता है कि ओहो 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 कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो रही है, और मेंबर अपने विचार भेजना चाहता है। ठीक है जी। तो ऐसे तो हर कोई आड़ा तिरछा कोई भी अपने विचार ही भेजता रहेगा कंपनी को। लॉ कहता है ऐसा नहीं होता। तो इसलिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी रखना जरूरी था। तो क्या लॉ मेकर ने रखी? हाँ, रखी। अब कैसे रखी? लॉ मेकर ने ये एलिजिबिलिटी रखी कि ये काम केवल वही कर सकता है, दोबारा बोलो मेरे साथ, ये काम केवल वही कर सकता है जो कि एलिजिबल है ईजीएम के लिए, यानी कि एलिजिबिलिटी बिल्कुल वही है जो कि सेक्शन 100 में है। तो मैं पेपर में भी यही लिखा हूं कि एलिजिबिलिटी वही है जो सेक्शन 100 में है। वो एग्जामिनर भी कहे हाँ तूने सही बताया, मैं चिंता मत कर, डोंट वरी, मैं पढ़ लेता हूँ 100 खुद, है ना, तू क्यों लिख रहा है, मैं खुद ही पढ़ लेता हूं। तो हमें ये ढक्कनपना नहीं करना, 100 की एलिजिबिलिटी लिख के आनी है। ठीक है ना। आगे तो स्टेटमेंट मोड कब होता है? नोटिस आने के बाद। फिर अब मैंने देखा रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन मोड कब होता है?
रेजोल्यूशन मोड। देखिए जी, ये जनरल मीटिंग थी, ये नोटिस आना था जनरल मीटिंग का। अब मेंबर्स ना आपस में गाने गा रहे थे, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर प्रॉफिट में यार की, नहीं आ रही प्रॉफिट की, कोई उदासी का माहौल है। इस बार भी पता है मेंबर्स को प्रॉफिट नहीं हुआ। अब मेंबर के मन में एक विचार आया, भाई साहब जब तुमसे धंधा नहीं चल रहा तो बेच के कोई और कर लो, कोई और कर लो। तो अब मेंबर, जो उनके मन में विचार आया कि बिजनेस नहीं चल रहा तो कोई और बिजनेस अपना लो, मेंबर ये विचार बाकी मेंबर्स को बताना चाह रहे हैं। बताओ कैसे बताएंगे? अगर मेंबर अपना ये विचार बाकी मेंबर्स को बताना चाह रहे हैं तो क्या कोई तरीका है आपके पास जिससे वो सबको बता पाए? लॉ कहता है हाँ है ना जान मांगी होती। लॉ कहता है एक काम कर मेंबर, तू अपना एक नोटिस बना, नोटिस के अंदर रेजोल्यूशन बता कि तू कौन सा मूव करवाना चाहता है। अब ये रेजोल्यूशन ये डाल के नोटिस के अंदर तू कंपनी के पास जमा करा दे, सबमिशन। ठीक है, एक तो तुम हाँ नहीं बोलते ना, हाँ जी, ये कंपनी के पास जमा करा दे। नोटिस से लेकर जीएम तक कितने दिन थे? 21। यहां सबमिशन से लेकर यहां तक और 21 ऐड कर दे। 21 + 21 कितने हो गए? 42। मींस 6 हफ्ते पहले, 6 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग। ये 14 डेज है, कितने वीक्स हो गए? मतलब 2 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग। तो यानी कि स्टेटमेंट मोड जनरल मीटिंग से 2 हफ्ते पहले जमा हो जानी चाहिए, रेजोल्यूशन मोड जनरल मीटिंग से 6 हफ्ते पहले जमा हो जाना चाहिए। अब लॉ मेकर ने यहां पर रिसेंटली एक अमेंडमेंट मार दी। वो अमेंडमेंट क्या मारी? लॉ कहता है देख भाई बात ऐसी है कि अगर यहां से यहां तक नोटिस भेजने तक भी, मतलब 6 हफ्ते, मैंने तो कहा था मिनिमम 6 हफ्ते पहले ये जमा हो जाना चाहिए, बट अगर मिनिमम 6 हफ्ते पहले जमा नहीं हुआ, बट नोटिस भेजने से पहले भी अगर आपने ये जमा करा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक तरफ से लॉ मेकर ने 6 हफ्ते की लिमिट की एक तरीके के धज्जियां उड़ा के रख दी है, उसको बेकार सा बना दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर 6 हफ्ते पहले जमा नहीं भी करा पाए, नोटिस भेजने से पहले भी कभी जमा करा दिया तो भी कंपनी को नोटिस का पार्ट बना के इसे भेजना ही पड़ेगा। ठीक हो गई इतनी बात। एक और बात सोचना, क्या इन दोनों में से किसी भी मोड में कंपनी का कोई एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहा है? हाँ हो रहा है। वो कहां पर हो रहा है? स्टेटमेंट मोड में, क्योंकि स्टेटमेंट मोड में नोटिस ऑफ मीटिंग जा चुका था। अब मेंबर ने अपना स्टेटमेंट सबमिट किया, अब कंपनी इस स्टेटमेंट को कम से कम 7 दिन पहले, मिनिमम 7 दिन पहले कंपनी एक स्टेटमेंट सभी के सभी बाकी मेंबर्स को भेजेगी। मिनिमम 7 दिन पहले कंपनी एक नोटिस बाकी सभी मेंबर्स को भेजेगी कि लो जी मेंबर एक मेंबर के विचार हैं तो आ जाओ मीटिंग के अंदर। कंपनी कितने दिन पहले भेजेगी? मिनिमम 7 दिन पहले भेजेगी। तो यानी कि कंपनी का अब खर्चा होने लगेगा? द आंसर इज यस, कंपनी का अब खर्चा होगा। तो ये वो मोड है जिसमें कंपनी का खर्चा होता है। रेजोल्यूशन मोड में कंपनी का कोई खर्चा नहीं होता, बट लॉ मेकर ने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के लिए थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता ना, तो वो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने क्या कह दिया कि भैया चाहे स्टेटमेंट मोड हो, रेजोल्यूशन मोड हो, ये तभी किए जा सकते हैं जब पहले आप कंपनी के पास खर्चा जमा कराओगे। हे यहां पे किस चीज का खर्चा? यहां तो नोटिस जाना ही था, तो जब नोटिस जाना ही था तो खर्चा किस बात का? तो लॉजिकली यहां पे कोई खर्चा नहीं होता, स्टेटमेंट मोड में खर्चा होता है, बस वो पहले जमा कराना पड़ता है, तभी आपकी स्टेटमेंट जाती है बाकी मेंबर्स के पास। डन का मैसेज दे दो। आप यहां तो अपने YouTube चैनल पे ना आऊं तो कहीं और निकल लूं? नालायकों, ये क्वेरियां देखो इनकी, ये देखो, लग रहा है रिवीजन क्लास चल रही है, लग रहा है रिवीजन करते करते आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया नालायक का। चलिए तो पढ़ लीजिएगा, कितने मेंबर ये मोड अपना सकते हैं इस सेक्शन में? वो सब जो सेक्शन 100 में मेंशन है। ओहो चलिए आगे। ड्यूटी ऑफ कंपनी, कंपनी की ड्यूटी क्या है कि जब भी कंपनी के पास कोई भी, चाहे स्टेटमेंट मोड आए चाहे रेजोल्यूशन मोड आए, कंपनी बाकी मेंबर्स को भेजेगी। द आंसर इज यस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की। अच्छा, उसके बाद
नो लायबिलिटी टू सेंड नोटिस। कंपनी यू आर नॉट लायबल टू सेंड नोटिस अगर 6 हफ्ते पहले जमा नहीं हुआ। 6 हफ्ते पहले जमा नहीं हुआ, कब, कौन सा मोड, स्टेटमेंट 6 महीने पहले जमा नहीं हुआ क्या, रेजोल्यूशन वाला, या 2 हफ्ते पहले जमा नहीं हुआ क्या, स्टेटमेंट वाला। अच्छा, रिक्वेजिशनिस्ट यानी कि रिक्वेस्ट करने वाले को सफिशिएंट अमाउंट भी जमा कराना पड़ेगा कंपनी के पास। आंसर इज हाँ। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए, ओ तेरी, हाँ ये पॉइंट खतरनाक है भाई साहब, ये पॉइंट सुन लो जी। अगर मान लीजिए मेंबर ने स्टेटमेंट लिखी, उस स्टेटमेंट के अंदर मेंबर ने डायरेक्टर के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर दिया, ये वो हैं और ये वो हैं और ये वो ही रहेंगे और इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनका वो ही नहीं है। अब मैं कहता हूं भाई साहब मेंबर ने ऊटपटांग स्टेटमेंट लिख दी है बोली, वेज प्लस नॉन वेज का अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बना के उसने भेज दिया और जिसमें डायरेक्टर के लिए वो वाली भाषा का प्रयोग है जो है हुआ जो मैं वो बोल नहीं सकता। समझ आ गई? तो अब हुआ क्या भाई साहब, अब ये जैसे ही पहुंचा कंपनी के पास, कंपनी के तो कान खड़े हो गए, अरे भाई साहब ये कौन कौन सी दे रहा है हमें। कंपनी ने इसे सर्कुलेट ही नहीं किया। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि कंपनी सर्कुलेट ही ना करे? लॉ कहता है भाई पता लगा पता लगा कल को बच्चे मुझे गालियां दे रहे हैं कि पोपली डिश डिश, पोपली ठा ठा ठा, पोपली टिंग टिंग टिंग, मैं वो नोटिस सबको दिखाऊं? जरूरी अपनी बेइज्जती करानी है मुझे? कमाल हो गई। तो कंपनी भी मना कर सकती है। हां, अगर और कल को अगर ये मेंबर जाके लड़ा कि नहीं 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 ये जो मैंने यूज किए शब्द ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट थे, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी अब। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये वर्ड अब्यूज्ड किए गए हैं, ये गंदे शब्द थे, नीडलेस पब्लिसिटी अपने लेने के लिए आप लोगों ने इतनी घिनौनी हरकत की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि ना, कोई जरूरत नहीं है इस लेटर को आगे भेजने की, सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर सकती है। ठीक है ना? चले, डीम्ड सबमिशन, ये अब अमेंडमेंट है, ध्यान रखना, डीम्ड सबमिशन वाली लेटर ऑन, इस सेक्शन के बाद अमेंडमेंट थी। कहते हैं हाउएवर, अगर कोई कॉपी ऑफ रिक्वेजिशन जिसमें कि रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया है वो जनरल मीटिंग का नोटिस भेजने से पहले डिपॉजिट कर दी गई है, बेशक 6 हफ्ते पहले नहीं, तो फिर भी वो वैलिड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देखो जी, रिप्रेजेंटेटिव दो लोगों के हो सकते हैं, एक हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, और एक हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। एक हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, और एक हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। आगे बढ़िएगा। अब लॉ क्या कहता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की अगर मैं बात करूं, क्या यह पॉसिबल है कि भारत के राष्ट्रपति ने शेयर खरीदे हों? देखो, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, भारत सरकार की तरफ से अगर वो शेयर खरीद रहे हैं, तो जब भी कोई कंपनी, भारत सरकार अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो वो अलॉटमेंट जो होगा शेयर का वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब द्रौपदी मुर्मू नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाएगा बस, तो किसी राष्ट्रपति का नाम नहीं, केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो वो शेयर गवर्नर के नाम पर अलॉट होते हैं, गवर्नर के इंडिविजुअल नाम पर नहीं, बस केवल गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है? तो आप सोचो कितना अजीब लगेगा कि भारत के राष्ट्रपति या भारत किसी राज्य के राज्यपाल मीटिंगें अटेंड करने जा रहे हैं। अजीब लगेगा कि नहीं? यस। तो लॉ मेकर ने भी यही कहा कि देखो ये खुद नहीं जाएंगे, ऐसा संभव नहीं हो सकता, तो इसलिए ये अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं, बट इनका प्रॉक्सी और एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति का प्रॉक्सी दोनों में फर्क होता है, तो इसलिए इनके प्रॉक्सी को ज्यादा भाव दिया गया और इनके प्रॉक्सी को नाम दिया गया रिप्रेजेंटेटिव। तो 112 इनके रिप्रेजेंटेटिव का है और 113 कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कैसे? देखना, कंपनी एक नेचुरल पर्सन है? नहीं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और अगर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो एक बात मुझे बताएंगे, अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने एज अ आर्टिफिशियल पर्सन किसी और कंपनी के शेयर ले लिए, अगर एज अ आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर ले लिए, तो अगर मान लीजिए उस कंपनी ने अपनी मीटिंग बुलाई, तो अब ये कंपनी कैसे जाएगी?
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बोर्ड वाले दिन कोई महिला बाहर निकले, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए अब क्या होगा, बड़ी सीधी सी बात है, अब होगा क्या कि कंपनी अपनी जगह किसी और को भेजेगी। एक साधारण आदमी जो जिसे भेजता है उसे प्रॉक्सी कहते हैं, बट कंपनी जिसे भेजती है उसे रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा। तो इसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। तो हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और नॉर्मल प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट अलग अलग हो गए। यस, लॉ मेकर कहता है रिप्रेजेंटेटिव के पास वह समस्त पावर होती है जो किसी मेंबर पर्सनली प्रेजेंट के पास होती है। तो यानी कि क्या ये शो ऑफ हैंड कर सकता है? हाँ। क्या ये कोरम में काउंट हो सकता है? हाँ। पोल की डिमांड? हाँ। पोल पे वोट? हाँ। वो सारे अधिकार जो किसी मेंबर को होते हैं वो इस बंदे को भी होते हैं जिसको अपन लोग रिप्रेजेंटेटिव का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गई इतनी बात भी? बढ़ सकते हैं अगली बात। एक प्रॉक्सी कितने मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? द आंसर इज मैक्सिमम 50 मेंबर प्लस मैक्सिमम 10% की वोटिंग पावर। परंतु वो प्रॉक्सी के अंदर सेक्शन 105 के अंदर रेस्ट्रिक्शन है, सेक्शन 112 या 13 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव 40 कंपनी को रिप्रेजेंट करे या 100 कंपनी को रिप्रेजेंट करे और 70% की वोटिंग राइट एक्सरसाइज करे? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। समझ आ गई बात? बोलो ना हाँ। तो ये हमारा था सेक्शन 113। उसके बाद हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन 114। सेक्शन 114 क्या होता है? रेजोल्यूशन। पर इसी के अंदर एक शब्द आता है मोशन भी। मोशन का मतलब क्या होता है? देखो जी, मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव। जब उस मोशन पे वोटिंग होती है तो फिर वो बनता है रेजोल्यूशन। तो जब तक प्रस्ताव पे वोटिंग नहीं होती तब तक उसे मोशन कहते हैं, और मोशन पे जब वोटिंग होती है तो उसके बाद वो रेजोल्यूशन बनता है। और रेजोल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी हो सकता है और स्पेशल रेजोल्यूशन भी हो सकता है। पेपर में सवाल आ सकता है कि क्या हर मोशन पे वोटिंग जरूरी है? क्या हर मोशन पे वोटिंग जरूरी है? द आंसर इज एक इसकी एक्सेप्शन हो सकती है। वो एक्सेप्शन क्या है? मान लीजिए मैं आज क्लास ले रहा हूं, क्लास लेते लेते मुझे 3 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे और ले ली मैंने क्लास, लॉ की क्लास 5 घंटे। हे माँ मत जे, अब मैंने तुमसे पूछा कि ब्रेक चाहिए क्या? कल करने क्लास, ब्रेक चाहिए। अब तुम में से कोई विरला ही होगा जो कहेगा नहीं चाहिए और पढ़ाओ। सारे तो इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि देखो लॉ जैसे सब्जेक्ट की क्लास में ना 2 घंटे बाद तो टीचर के लिए वेजिटेरियन और 3 घंटे के बाद नॉनवेज निकलती है टीचर के लिए। चाहे टीचर नाचते गाते हुए पढ़ा दे, बट वेज और नॉनवेज ही निकलती है 2 या 3 घंटे के बाद। ठीक है ना। तो यहाँ तो 5 घंटे क्लास चल गई, तो ऑब्वियसली बड़ी वाली नॉनवेज बन चुकी होगी अब तक। तो अब हुआ क्या? एक कह रहा है पोपली अमर रहे। हे भगवान, फोटो लगा ले मेरे घर पे अपने, ठीक है ना, और नीचे धूप बत्ती किया कर, अमर रहे। तो क्या मैं कह सकता हूं एक ऐसा भी मोशन है, प्रस्ताव भी, जब चेयरपर्सन ने बाकियों से पूछा ब्रेक ले लें, बाकी मेंबर तो इतने खुश हुए, मुस्कुराहट ही अलग थी, इतने खुश हुए कि वाह 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 वाह, मुंह की बात छीन ली, वाह वाह तेरे बच्चे जी हैं, वाह 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 कमाल कर दी, वाह वाह वाह। कोई विरोध करने वाला ही नहीं था, ब्रेक हो गया। तो यानी कि मोशन पर वोटिंग नहीं हुई बट फिर भी पास हो गया। ठीक है ना। तो हर मोशन पे वोटिंग हो ऐसा जरूरी नहीं होता। नॉर्मली मोशंस पे वोटिंग होती ही होती है। अब मोशन क्या है? प्रपोजल है। और रेजोल्यूशन क्या है? उस पर वोटिंग के बाद उस पर आने वाला डिसीजन है। बट हर मोशन के बाद रेजोल्यूशन हो ये जरूरी नहीं है। एज वेयर अ मोशन इज मेड फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। ये लाइंस अपनी कॉपी में भी लिख लेना, सेकेंड पैराग्राफ अपनी कॉपी में भी लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना सेकेंड पैराग्राफ को। फिर उसके बाद 2 तरीके के रेजोल्यूशन हो सकते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां वोट्स इन फेवर ज्यादा है वोट्स अगेंस्ट से, और स्पेशल रेजोल्यूशन, वोट इन फेवर ज्यादा है या बराबर है 3 गुना ऑफ वोट अगेंस्ट से। ठीक हो गई इतनी बात? अगली बात, स्पेशल प्रोविजन। ये भी अपनी कॉपी में लिख लेना। शायद ये पॉइंट हमने लिखा नहीं है कॉपी में, स्पेस छुड़वाया हुआ था। अब लिख लेना प्लीज, ये सब लिख लेना, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना। लॉ में अगर किसी चीज के लिए लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं आपके सामने 2 सिचुएशन बनाता हूं, पहले सिचुएशन सोचिएगा, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2। लॉ में रिक्वायरमेंट है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की।
बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है ना 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 मेरे मुन्ना ना, ऑर्डिनरी नहीं स्पेशल चाहिए। बताइए सिचुएशन नंबर 1 और 2 में से कौन सी सिचुएशन अलाउड होनी चाहिए? बताइए कौन सी सिचुएशन अलाउ होनी चाहिए? सिचुएशन नंबर 1 या 2? द आंसर इज ये वाली अलाउ है। क्यों? क्योंकि जहां आप ज्यादा से ज्यादा मेंबर को इनवाइट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अगर लॉ में है OR, आर्टिकल ने कह दिया SR, लॉ कहता है मुझे अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, करो करो जम के करो। बट अगर लॉ कहता है SR और तुम करने जा रहे हो OR, ना 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 ना, यानी कि कम मेंबर के कंसेंट पे तुम रेजोल्यूशन पास मान लोगे, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बताइए कोई भी दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत यहां तक? क्लियर? आगे बढ़े, चले। स्पेशल नोटिस, सेक्शन 115। स्पेशल नोटिस क्या कहता है? स्पेशल नोटिस ये किस लिए है, ध्यान रखना। ये नोटिस, स्पेशल नोटिस मूव किया जाता है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए और डायरेक्टर्स को ही हटाने के लिए, ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए या ऑडिटर को ही हटाने के लिए। तो इसका लक्ष्य दो ही लोग हैं, ऑडिटर एंड डायरेक्टर। अब हुआ क्या, परिस्थितियां कैसी बनती हैं? देखो जी परिस्थितियां कैसे बनती है 115 की। लॉ कहता है जी ऐसा है, हुआ ये कि ये जनरल मीटिंग है, ये जनरल मीटिंग का नोटिस आया, नोटिस के साथ में आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके साथ में आती है ऑडिट रिपोर्ट, इसके साथ में आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, ये सब नोटिस के साथ में आता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है, डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी दी जाती है। उसमें लिखा था कि D1 ने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, हैज नॉट अटेंडेड बोर्ड मीटिंग। ठीक है, नोटिस के अंदर एजेंडा था कि हम D1 को रीअपॉइंट करना चाहते हैं। मेंबर ने कहा ये तो बदतमीजी हो गई थोड़ी सी, अगला बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता जो कि 3 महीने में एक बार होती है और तुम उसे रीअपॉइंट करने जा रहे हो। नहीं, तो मेंबर ने स्पेशल नोटिस बनाया और कंपनी के पास जमा करा दिया, जिस स्पेशल नोटिस में लिखा कि हम आगे D1 को नहीं चाहते, D1 की जगह कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और नया डायरेक्टर प्रपोज भी कर दिया मेंबर ने। समझ आ गई बात? तो D1 को हटा के उसकी जगह पर नया डायरेक्टर प्रपोज कर दिया गया। D1 को हटाया, उसकी जगह पर नया डायरेक्टर प्रपोज कर दिया। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ सकते हैं आगे, चल सकते हैं आगे, बोलो ना हाँ। सिमिलरली ऑडिट रिपोर्ट के साथ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट की भी अगर मैं बात करूं, ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट ही गलत थी। इसके अंदर लिखा हुआ था ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन किया है, जबकि रियलिटी ये थी कि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन किया ही नहीं था। लिखा हुआ है कि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन किया है, जबकि रियलिटी ये थी कि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन ही नहीं किया था। तो अब जब मेंबर ने देखा तो उसने कहा ये ऑडिटर होने से अच्छा ना ही हो, तो इसलिए उसने स्पेशल नोटिस बना के कंपनी के पास भेजा कि ये ऑडिटर हटाओ और नया ऑडिटर लाओ। क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों ही सिचुएशन में मेंबर को यह जानकारी बोर्ड रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मिली? चाहे बोर्ड रिपोर्ट हो या ऑडिटर रिपोर्ट हो, ये दोनों नोटिस के साथ आती हैं।
तो यानी कि नोटिस आने के बाद ही मेंबर के मन में विचार आया कि उसे स्पेशल नोटिस भेजना चाहिए। यस, तो ये विचार उसे नोटिस आने के बाद मिला है। दोबारा बोलता हूं, ये विचार मेंबर को नोटिस आने के बाद मिला है। तो अब नोटिस आया, नोटिस के बाद ये विचार आया, मेंबर ने स्पेशल नोटिस बनाया और कंपनी के पास सबमिट कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं नोटिस से यहां तक अगर 21 दिन होते हैं, तो अब ये जब सबमिशन होगा यहां पर, तो यहां से यहां तक कितने दिन होंगे? लॉ कहता है 14 दिन, 14 डेज। तो 14 दिन पहले बिफोर द जनरल मीटिंग ये जमा हो जाना चाहिए। 14 दिन पहले बिफोर द जनरल मीटिंग ये कंपनी के पास जमा हो जाना चाहिए। चाहे क्या जमा हो जाना चाहिए? कम से कम 14 दिन पहले, चाहे ऑडिट रिपोर्ट हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो, कम से कम 14 दिन पहले जमा हो जानी चाहिए। ओके ओके। अब एक सिचुएशन यहां पर और बनती है। जरूरी थोड़े ना है कि नोटिस आने के बाद ही सब गड़बड़ पता लगेगी। अगर मान लीजिए डायरेक्टर कंपनी में गुल खिला रहा है, डायरेक्टर धड़ाधड़ फ्रॉड कर रहा है कंपनी में, और उसका पता लग गया, फ्रॉड का पता लग गया, कहीं मान लीजिए किसी तरीके से सामने आ गया फ्रॉड, किसी एम्प्लॉय ने विसल ब्लो कर दिया कि भैया फ्रॉड हो रहा है, या कुछ भी किसी भी तरीके से अगर फ्रॉड का पता लग गया, तो अब मेंबर क्या करेगा? यहां पे फ्रॉड उजागर हुआ, यहां पे मेंबर स्पेशल नोटिस बनाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप में, साइरस मिस्त्री क्या कर रहे थे? कंपनी को एक बहुत बड़ी डील जो कि कोरस स्टील की हुई थी, इंग्लैंड की हमारी एक कंपनी थी कोरस स्टील, उसको टाटा ग्रुप ने टेक ओवर किया था। साइरस मिस्त्री उस डील से बाहर आना चाह रहे थे, जबकि वो उस डील ने हमारे देश का मान बहुत बढ़ाया था, बहुत इज्जत बढ़ी थी हमारे देश से। रतन टाटा का कहना था कि हमें इस डील से बाहर नहीं आना चाहिए, इसने टाटा ग्रुप की पूरे संसार में इज्जत बढ़ाई है। बट साइरस मिस्त्री केवल प्रॉफिटेबिलिटी पर देखते थे। उन्होंने कहा क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मुझे बाहर निकलना है। रतन टाटा का कहना था हर चीज प्रॉफिट नहीं होती, प्रॉफिट हमारे ग्रुप के बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एक चीज हमारी रेपुटेशन बना रही है। उन्होंने कहा नहीं। तो रतन टाटा ने एक स्पेशल नोटिस मूव किया कि अब ये डायरेक्टर हमारे लायक नहीं है, तो इसको हटा ही देना चाहिए। अब रतन टाटा ने क्या किया? एक स्पेशल नोटिस मूव किया इन द कैपेसिटी एज अ शेयर होल्डर। ठीक हो गई इतनी बात। अब क्या ये जब ये नोटिस आएगा किस लिए? फॉर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, तो जरूरी है कि जनरल मीटिंग सामने आ ही रही हो? नहीं, परंतु जैसे ही ये नोटिस आ जाएगा, अब कंपनी तुम्हें जनरल मीटिंग इमीडिएटली बुलानी पड़ेगी। बट व्हेन ऐसे इमीडिएटली बुलानी पड़ेगी, तो इमीडिएटली का मतलब क्या है? ये स्पेशल नोटिस आने के मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी आपको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यानी कि अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेक्शन में टाइम लिमिट क्या है, तो आप कहेंगे मिनिमम 14 दिन और मैक्सिमम 3 महीने। ठीक है। इस सेक्शन में एलिजिबिलिटी क्या है? 1% की वोटिंग पावर वाला ये स्पेशल नोटिस दे सकता है, या जिसके पास पेड अप कैपिटल होगी कम से कम ₹5 लाख की, वो भी ये नोटिस जारी कर सकता है, स्पेशल नोटिस। तो मिनिमम टाइम लिमिट 14 दिन, मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 महीने। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी ऐसा मेंबर जिसके पास 1% की वोटिंग पावर हो या पेड अप कैपिटल हो 5 लाख रुपए की, वो ये कर सकता है। ठीक हो गई इतनी बात भी? चलिए, अब ये सेक्शन का यूज कहां कहां किया जाता है, किस किस के खिलाफ किया जाता है, चलिए ये समझना शुरू करते हैं। अच्छा, कंपनी को जब ये नोटिस रिसीव हो जाएगा, कंपनी उसके बाद क्या करेगी? इस नोटिस को सभी के सभी मेंबर्स तक पहुंचा देगी कम से कम 7 दिन पहले, बिफोर द मीटिंग। और इस तरीके से कंपनी कंडक्ट करेगी अपनी मीटिंग। कंपनी इस तरीके से अपनी मीटिंग कंडक्ट करेगी। ठीक हो गई इतनी बात भी? आगे, रेजोल्यूशन फॉर विद द स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। हाँ जी, कब कब स्पेशल नोटिस कब कब चाहिए होगा? लॉ कहता है जब जब आप चाहते हो कि आपका रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट ना हो जाए, उसकी जगह नया ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। जब जब आप चाहते हो कि कोई डायरेक्टर रीअपॉइंट ना हो जाए, उसकी जगह नया डायरेक्टर लाने के लिए, और डायरेक्टर को समय से पहले उसकी पोस्ट से हटाने के लिए। ये केवल कब होता है? ये होता है जब फ्रॉड वगैरह करता है ना डायरेक्टर, तब होता है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 115।
उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 116, जो बात करते हैं रेजोल्यूशन पास्ड एट द एडजर्न्ड मीटिंग। दोबारा बोलता हूं, रेजोल्यूशन पास्ड एट द एडजर्न्ड मीटिंग। क्या कहना चाह रहा है ये रेजोल्यूशन पास्ड एट द एडजर्न्ड मीटिंग के बारे में? देखिए जी क्या कहता है ये। कहते हैं जी बात है ऐसी कि मान लीजिए 1 अगस्त को एक मीटिंग हुई, टोटल एजेंडा जो थे वो थे एजेंडा 1 से लेकर एजेंडा 10। 1 अगस्त की मीटिंग में एजेंडा 1 से लेकर एजेंडा 8 डिस्कस हुए। उसके बाद मीटिंग एडजर्न्ड हो गई और फिर दोबारा मीटिंग हुई 10 सितंबर को, ओ माय गॉड, यहां पर, और इस मीटिंग में एजेंडा 9 एंड एजेंडा 10 कंसीडर्ड हुए। एजेंडा 9 एंड एजेंडा 10 इस मीटिंग में कंसीडर्ड हुए। अच्छा, अब देखिए जी, लॉ कहता है, क्या कहता है लॉ, कि जिस दिन आप कोई भी एजेंडा पास करेंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसकी इंफॉर्मेशन आरओसी को देनी पड़ेगी। आरओसी को उसके बारे में इंफॉर्म करना पड़ेगा। अब मुझे एक पेज फंसता नजर आ रहा है। मेरा एक कॉन्सेप्ट कहता है कि एडजर्न्ड मीटिंग कभी भी कोई सेपरेट मीटिंग नहीं होती, ये पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग ही होती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि टोटल कितनी मीटिंग हुई है, तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ मीटिंग कितनी हुई है, 1। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन से दिन मीटिंग हुई है, तो क्योंकि एडजर्न्ड मीटिंग कोई सेपरेट मीटिंग नहीं होती, तो मैं कहूंगा 1 अगस्त को ही मीटिंग हुई है। डेट ऑफ मीटिंग 1 अगस्त। ओके, परंतु अगर आप मुझसे यह पूछें कि एजेंडा 9 एंड एजेंडा 10 की पासिंग डेट क्या है, तो दिक्कत यह है कि मैं 1 अगस्त नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने अगर कहा कि ये 1 अगस्त को पास हुए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे 31 अगस्त तक बताना पड़ेगा कि इनका डिसीजन क्या हुआ। मैं नहीं कह सकता इसलिए कि 1 अगस्त, क्योंकि 31 अगस्त तक मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें डिसीजन क्या हुआ। मैं कैसे बताऊं जबकि इनके ऊपर डिसीजन ही 10 सितंबर को हो रहा है। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसे देखते हुए लॉ मेकर ने कहा कि बेशक एडजर्न मीटिंग कोई सेपरेट मीटिंग नहीं है, बट एडजर्न मीटिंग वाले दिन अगर कोई एजेंडा पास हुए हैं तो उनकी डेट वही रखी जाएगी, वही बोली जाएगी। तो यानी कि एजेंडा 9 एंड एजेंडा 10 की डेट क्या रखोगे, क्या बोलोगे? द आंसर इज 10 सितंबर ही बोलोगे। समझ आ गई बात कि ना कोई हां ना कोई ना? क्लियर? चले, तो ये था मेरा सेक्शन 116। ये हर एक केस में अप्लाई होता है, चाहे कंपनी की मीटिंग हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो, या किसी पार्टिकुलर क्लास की मीटिंग हो, जिसे क्लास मीटिंग कहते हैं सेक्शन 48 के अंदर। हर एक में अप्लाई होता है। तो यानी कि एडजर्न्ड मीटिंग में अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ तो वो उसे दिन का माना जाएगा जिस दिन वो पास हुआ, ना कि किसी पिछले दिन का माना जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आज का मेरा जो पर्पस था वो तो पूरा हो गया, 116 खत्म हो गया, बट हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी और कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। आइएगा सेक्शन 118 पर। सेक्शन 118 किसकी बात करता है? सेक्शन 118 बात करता है मिनट्स की। किसकी? मिनट्स। मिनट्स बोले तो पल पल की जानकारी। मिनट्स बोले तो मीटिंग की पल पल की जानकारी। अरे एक एक मिनट की, मैं कहता हूं एक एक सेकंड की जानकारी। ओके, तो ये कैसे होती है भाई साहब? रिकॉर्ड की जाती है। एक एक पल की जानकारी रिकॉर्ड की जाती है, यस, जो कि एविडेंस का काम करती है, सबूत का काम करती है, कि यानी कि इस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन हुए थे, ये इस बात का सबूत है। ओके, मिनट्स कैसे बनाई जाती हैं? प्रॉपर एक बुक बनाई जाएगी, एक कॉपी बनाई जाएगी, जिसमें प्रॉपर पेज नंबर होंगे। हर एक पेज पर इनिशियल होंगे किसके? चेयरपर्सन के, और लास्ट पेज पर साइन होंगे, प्लस उस पर प्रॉपर डेटेड होगा कि हाँ जी ये है मिनट, ध्यान रखना। अब इस पे मिनट बुक फाइनलाइज कब कर दी जाती है? द आंसर इज 30 दिन के अंदर अंदर इसे फाइनलाइज कर देना पड़ता है। किसे? 30 दिन के अंदर अंदर।
क्या मैं कह सकता हूं कि 30 दिन के अंदर अंदर इस पे चेयरपर्सन के साइन हो जाने चाहिए? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि 30 दिन में हर केस में चेयरपर्सन के साइन हो जाने चाहिए, बट कुछ केसेस में हो जाने चाहिए। बट फिलहाल सुनना, मैं कहता हूं मिनट्स फाइनलाइज कब होंगे? 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट से मिनट्स को बिल्कुल सीरियली नंबर्ड रखा जाएगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, ये बात, कोई भी अपॉइंटमेंट जो कि मीटिंग के अंदर हुई है वो मिनट्स के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। चाहे किसी भी डायरेक्टर की अपॉइंट हुई हो, चाहे सीएस की अपॉइंटमेंट, चाहे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, जरूर आएगा। बोर्ड मीटिंग के जब मिनट्स बनेंगे तो मिनट्स के अंदर क्या आएगा? वो डायरेक्टर जो कि प्रेजेंट हैं और वो डायरेक्टर जो किसी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में थे, तो उन सभी डायरेक्टर्स की डिटेल बताई जाएगी। वो डायरेक्टर जो कि प्रेजेंट हैं प्लस वो डायरेक्टर जो किसी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में थे, उनकी बात बताई जाएगी। अगली बात, अगर मान लीजिए अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है मीटिंग के अंदर, अभद्र भाषा का, वर्डिंग्स क्या है? जो भाषा यूज हुई है वो डिफेमेटरी है, अपमानजनक, इररेलेवेंट है, कंपनी की इमेज के लिए डेट्रीमेंटल है, तो चेयरपर्सन ऐसे वर्ड को हटवा सकता है। चेयरपर्सन ऐसे वर्ड को हटवा सकता है, मगर अगर मेंबर जोड़ दे कि भैया ये तो मेरे प्यारे वर्ड हैं भैया, तो ये तो इंक्लूड करना ही करना है, मेंबर की एक नहीं चलेगी, क्योंकि इस सेक्शन में पावर केवल चेयरपर्सन की है। और ये पावर कौन सी है? एब्सोल्युटली पावर है, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द चेयरपर्सन है यहां पर। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। मिनट बुक हर एक तरीके की मीटिंग के लिए बनाई जाती है, चाहे जनरल मीटिंग हो, चाहे क्रेडिटर्स की मीटिंग हो, चाहे बोर्ड मीटिंग हो, चाहे बोर्ड की किसी कमेटी की मीटिंग हो। ओके, हर पेज पर इनिशियल होंगे, परंतु लास्ट पेज प्रॉपरली डेटेड एंड साइंड होगा। लास्ट पेज प्रॉपरली डेटेड और साइंड होगा। ठीक हो गई इतनी बात? अब ये बात ध्यान रखने वाली जरूरी है, बड़े ध्यान से सुनना ही। मैंने कहा जी 30 दिन के अंदर अंदर, मैंने कहा जी मिनट्स को साइन किया जाएगा चेयरपर्सन के द्वारा। अगर मान लीजिए जनरल मीटिंग की बात कर रहा हूं मैं, जनरल मीटिंग के मिनट्स को चेयरपर्सन कितने दिन में साइन करेंगे? द आंसर इज 30 दिन के अंदर चेयरपर्सन को साइन करने होंगे। 30 दिन के अंदर ही मिनट्स फाइनल भी होंगे, 30 दिन के अंदर ही चेयरपर्सन को साइन भी करने होंगे। अगर किसी रीजन से चेयरपर्सन साइन नहीं कर पा रहा है 30 दिन के अंदर अंदर, किसी भी रीजन से, तो उसकी डेथ हो गई या फिर कोई इमरजेंसी हो गई, तो फिर कोई भी और डायरेक्टर जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे वो साइन करेगा। कोई भी वो डायरेक्टर जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेंगे, ऑथराइज करेंगे, वो साइन करेगा। ओके, अब मैं बात करता हूं मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग के। मीटिंग कितने मिनट्स कितने दिन में फाइनल हो जाने चाहिए? 30 दिन में। बट चेयरपर्सन कितने टाइम में साइन करेंगे? कोई टाइम लिमिट नहीं है। और अगर किसी रीजन से सेम चेयरपर्सन साइन ना कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बोर्ड मीटिंग जब होगी तो उसका चेयरपर्सन साइन कर देगा। ये बात बोर्ड के ऊपर भी लगेगी, बोर्ड मीटिंग के ऊपर भी, और बोर्ड की किसी कमेटी की मीटिंग के ऊपर भी लगेगी। और अगली बात, अगर मैं पोस्टल बैलेट की बात करूं तो पोस्टल बैलेट के केस में मिनट्स कितने दिन में फाइनल हो जाएंगे? 30 दिन में। बट साइन कौन करेंगे? साइन कौन करेंगे? द आंसर इज चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेंगे। कितने टाइम के अंदर? विद इन 30 डेज। परंतु अगर 30 दिन में किसी कारण से साइन नहीं कर पाए तो कोई डायरेक्टर ऑथराइज किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इस पर्पस के लिए। ये है जी हमारा सेक्शन 118। लो आइए जी सेक्शन 119 शुरू करते हैं। अब अभी तक हमने सेक्शन 118 में मिनट्स की बात की थी, परंतु सेक्शन 119 के अंदर हम इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स बुक की बात कर रहे हैं। यानी कि जो 118 में मिनट्स बनाए गए थे, क्या उनका इंस्पेक्शन
क्या उनका इंस्पेक्शन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लॉ क्या कहता है? कहता है एज पर सेक्शन 119 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ एनी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी कहाँ पर रखी जाएगी? सबसे पहले मिनट्स बुक कहाँ पर रखी जाएगी? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। ओके, क्या ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगी? हाँ, इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगी। किस वक्त ओपन रहेगी? बिजनेस आवर्स। कौन इंस्पेक्शन कर सकता है? बाय एनी मेंबर, कोई चार्ज नहीं है। ये कीवर्ड्स मार्क करते जाना, विदाउट चार्ज। अच्छा, बट आर्टिकल चाहे तो इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकता है? से फॉर एग्जांपल जैसे अब लॉ कहता है कि कम से कम 2 घंटे के लिए ये अलाउड रहेगी इंस्पेक्शन के लिए, तो वो 2 घंटे कौन से होंगे? आर्टिकल ये बता सकता है कि इन 2 घंटों के लिए फ्री रहेगा इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, एनी मेंबर शेल बी एंटाइटल टू बी फर्निश्ड 7 वर्किंग डेज के अंदर अगर वो कंपनी से रिक्वेस्ट करता है ऑन द पेमेंट ऑफ द सच फी एज बी में बी प्रिस्क्राइब अ कॉपी देयर ऑफ, यानी कि पूरे की पूरी मिनट बुक की कॉपी वो मेंबर मंगा सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात भी? एक बार दोबारा से रिकॉल कीजिएगा। हाँ जी, एक बार दोबारा से रिकॉल कीजिएगा आंखें बंद करके। सेक्शन 119 क्या कहता है? बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग कहाँ पे रखी जाएंगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे कंपनी के रखी जाएंगी। ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेंगी। किसके लिए? मेंबर के लिए। मेंबर कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है बिजनेस आवर्स, यस में, बिजनेस आवर्स में। कम से कम 2 घंटे के लिए ऑन अ डेली बेसिस दे विल बी रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज में बी इम्पोज्ड बाय द आर्टिकल। ठीक है जी, चलिए। एनी मेंबर शेल बी एंटाइटल टू बी फर्निश। हर मेंबर को ये प्रस्तुत की जा सकती है कितने दिन में? 7 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन वो रिक्वेस्ट करेगा कॉपी ऑफ द मिनट, यानी कि कॉपी ऑफ द मिनट कोई भी मेंबर अगर पूरी कॉपी मंगाना चाहे मिनट्स की तो मंगा सकता है। यस, वो कंपनी को रिक्वेस्ट सबमिट करेगा ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब फी। 10 रुपये पर पेज होता है, जिसके बेसिस पे कंपनी उसे पूरी की पूरी मिनट्स की कॉपी दे सकती है। ठीक है जी, चलिए। अगर पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन मत करना आगे। अगर मान लीजिए मेंबर को इंस्पेक्शन का राइट नहीं दिया जा रहा या फिर वो कॉपी मांग रहा है, उसे कॉपी भी नहीं दी जा रही, तो क्या मेंबर कंसर्न कैन सबमिट एन एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल? द आंसर इज यस, जिसके बेसिस पे ट्राइब्यूनल उसे इंस्पेक्शन का राइट भी दिलवा सकता है और उसे कॉपी भी दिलवा सकता है। ओके, कॉपी के लिए फिर रूल भी है, रूल नंबर 26 जो कहता है 7 वर्किंग डेज। ध्यान रखना, विद इन 7 वर्किंग डेज। जिस दिन रिक्वेस्ट करोगे 7 डेज नहीं है, प्लीज मेक श्योर। रूल ने क्लैरिटी दी है कि 7 वर्किंग डेज है। ठीक है जी, कॉपी ऑफ मिनट जिस दिन रिक्वेस्ट करोगे उसके विद इन 7 डेज में भेज दी जाएगी। और पैसे कितने लिए जा सकते हैं? 10 रुपए पर पेज से ज्यादा कंपनी किसी भी हालत में नहीं लेगी। ओके। अगर मेंबर कहता है मुझे सॉफ्ट कॉपी दे दो, तो कंपनी तुम्हें क्या करना है? पीडीएफ उठा के दे देनी है। तो बताइए, क्या मैं कह सकता हूं क्या पीडीएफ तो फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हो? हाँ, पीडीएफ में कंपनी को कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, विद द सेम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये छोटी छोटी बातें एमसीक्यू के रूप में पूछ के आपको परेशान कर सकता है, छोटी छोटी बातें भी पूछना चाहे तो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा सेक्शन है सेक्शन नंबर 120। सेक्शन नंबर 120 कहता है कि ये जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, क्या ये हो सकता है कि कंपनी इन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म के अंदर मेंटेन कर दे? द आंसर इज यस, हो सकता है। अब इसमें रूल के साथ पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। जैसे कि रूल नंबर 27 कहता है कि कौन सी कंपनियों के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि कंपनियों आपको करना ही करना पड़ेगा। कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी, और वो कंपनी जिसके कम से कम 1000 शेयर होल्डर होंगे या डिबेंचर होल्डर होंगे या फिर सिक्योरिटी होल्डर होंगे। कहता है एंड लगा हुआ है, यानी कि सबको प्लस कर दो। शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर सबको ऐड कर दो। अच्छा, इनके लिए क्या कंपल्शन है या ऑप्शनल है? द आंसर इज ऑप्शनल है, क्योंकि वर्ड क्या है? मे। दोबारा से रिकॉल करो। लिस्टेड कंपनी या फिर जिनके वो कंपनियां जिनके कम से कम 1000 शेयर होल्डर होंगे, डिबेंचर होल्डर होंगे, अदर सिक्योरिटी होल्डर होंगे। अदर सिक्योरिटी होल्डर में कौन कौन आते हैं? मैं कह सकता हूं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर, ये सारी सिक्योरिटीज। ठीक है ना। तो फिर में ऐसी कंपनी में शायद मेंटेन कर सकती है अपने सारे के सारे रिकॉर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, अगर कंपनी ऐसा करती है कि अपने सारे के सारे रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करती है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? लॉ कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज द बोर्ड में डिसाइड।
दे शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो दोबारा बोलूं, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या अदर डायरेक्टर, दे शैल बी रिस्पॉन्सिबल, अगर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करती है तो दे शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस रिकॉर्ड्स। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं? और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रूल नंबर 29 कहता है जी ऐसा है अगर मान लीजिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर अपने रिकॉर्ड बनाए हैं, तो फिर हमने अभी पढ़ा कि मेंबर्स को इंस्पेक्शन का राइट देना पड़ेगा, हमने अभी पढ़ा कि मेंबर को कॉपी भी अवेलेबल करवानी पड़ेगी। तो जब मैं कहता हूं कि इंस्पेक्शन का राइट, तो क्या इंस्पेक्शन का राइट भी ऑनलाइन इंस्पेक्शन का राइट ही दिया जाएगा? क्या कॉपी भी ई फॉर्म के अंदर ही अवेलेबल कराई जाएगी? और मेंबर कहे कि नहीं नहीं मुझे तो प्रिंट आउट चाहिए, मुझे प्रिंट आउट चाहिए, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, तो फिर आपसे पैसे लगेंगे। ठीक हो गई इतनी बात? तो क्या अगर मान लीजिए कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करती है तो इंस्पेक्शन भी ऑनलाइन ही करवाएगी? क्या कंपनी कॉपियां भी ई फॉर्म के अंदर ही भेजेगी? बट अगर मेंबर कहता है कि मुझे तो फिजिकल कॉपी ही चाहिए, तो मेंबर ये भी, तो कंपनी ये भी कर सकती है, कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड कंटेनिंग अ क्लियर रिप्रोडक्शन ऑफ द होल और पार्ट देयर ऑफ, रिप्रोडक्शन मतलब प्रिंट आउट और द पार्ट देयर ऑफ, और 10 रुपए पर पेज कंपनी फिर चार्ज कर सकती है। यहां तक मुझे डन का मैसेज दे दीजिएगा। तो ये हमारा खत्म होता है जी 120 अलॉन्ग विद द रूल नंबर 27, 28 एंड 29। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। मेरा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 121। सेक्शन नंबर 121 जो कहता है रिपोर्ट ऑफ द एजीएम। पहली बात, ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? केवल और केवल लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है और किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इंटीमेशन देनी पड़ेगी, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उनकी जो एजीएम हुई है उसके अंदर क्या क्या हुआ है। यानी कि उनकी एजीएम के अंदर जो भी घटनाक्रम हुआ है, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को वो सारे घटनाक्रम इन्फॉर्म करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? इन्फॉर्म करने पड़ेंगे। किसको? आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 30 दिन। बस इतनी रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं। लॉ कहता है हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा? हर एजीएम के बाद में पूरी एजीएम की डिटेल रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। आएगा तो ये 1 या 2 नंबर पे आ सकता है और ज्यादा का नंबर आ ही नहीं सकता। बताओ जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? बढ़ सकते हैं? चले एप्लीकेबिलिटी ऑफ द 1 पर्सन कंपनी। एप्लीकेबिलिटी जी सुधीर कहते हैं सर 119 में मिनट्स की बात है, बल्कि रूल्स में मिनट्स के साथ में डॉक्यूमेंट की भी बात है। यस, उसमें डॉक्यूमेंट्स की बात है। कोई भी और डॉक्यूमेंट लाइक एनुअल रिटर्न वगैरह वो भी ऑनलाइन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 122 पर 122। पहली बात, ये 1 पर्सन कंपनी के लिए सेक्शन है। क्या कहता है? कहता प्रोविजन ऑफ सेक्शन 98 एंड 100 से लेकर 111 ये 1 पर्सन कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। इट मींस ईजीएम, कोरम, प्रॉक्सी, ये सारे कॉन्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी के ऊपर नहीं लगते। भैया एक ही मेंबर की तो कंपनी, और क्या बच्चे की जान लोगे तुम? तो फिर अच्छा, एजीएम का कॉन्सेप्ट लगता है। एजीएम के ऊपर मना नहीं किया, मगर एजीएम होती कैसे है देखिएगा। अब यहां पर एजीएम हो, बोर्ड मीटिंग हो, ये कैसे होती है, चलिए देखना शुरू करते हैं। एजीएम कैसे होगी जी? एजीएम ला 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 ला। लो जी, जो भी मेंबर करना चाहता है एजीएम के अंदर से, फॉर एग्जांपल मैं चेंज ऑफ बिजनेस करवाना चाहता हूं, ये जो सोल मेंबर है ये क्या करेगा? ये नोटिस देगा कंपनी को, नोटिस टू कंपनी। फिर कंपनी का एक रजिस्टर होगा जिसे कहेंगे मिनट्स, वहां पे लिख दिया जाएगा वी हेयर बाय चेंज आर बिजनेस, बस जी, डेट कर दिया जाएगा, इसे साइन कर दिया जाएगा, इसे, दैट्स इट। जो ये डेट है ये डेट ऑफ एजीएम है।
और इस तरीके से मिनट बुक बन गई और इस तरीके से डिसीजन हो गया एजीएम के अंदर। तो 1% कंपनी में इस तरीके से डिसीजन होते हैं, ठीक है ना। तो सेम प्रोसीजर बोर्ड मीटिंग का भी होता है, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर बोर्ड मीटिंग का भी होता है। तो देख लीजिएगा। फिर कहता है, पहली बात कहता है वैसे तो मैंने सेक्शन 102 को पूरा का पूरा कह दिया कि अप्लाई नहीं होगा, मगर 102 में एक ऐसा पॉइंट है जो कि एप्लीकेबल होगा। अच्छा, वो कौन सा पॉइंट है जो एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यानी कि लिखा है क्लॉज ए एप्लीकेबल होगा, मतलब कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा। ओके। फिर कहता है 114 के लिए, सेक्शन 114 क्या है? रेजोल्यूशन का है। तो हम जानते हैं रेजोल्यूशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। बट जैसे ही मैं 1% कंपनी की बात करता हूं तो ओआर ऐसा नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा बस रेजोल्यूशन का, क्योंकि एक ही मेंबर है, जहां वोट डालना है या तो फेवर में डालेगा या अगेंस्ट में डालेगा। अब अपने आप से मजे तो लेगा नहीं, अपने आप से मजे तो लेगा नहीं। बड़ी सीधी सी बात है, मेरे घर में 9 लखा हार पड़ा है, मैं बार बार पहन पहन के देख रहा हूँ, कैसे लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है ना, फिर उतार के रख रहा हूँ। ये कमाल है, पागल हो गया हूं क्या मैं? हैं? तो बड़ी सीधी सी बात है, मेंबर अपने ही वोट फेवर में डाल रहा है, फिर अगेंस्ट में डाल रहा है, फिर फेवर में डाल रहा है, फिर अगेंस्ट में डाल रहा है। अबे दिमाग खराब है तेरा, क्या कर रहा है यार तू? क्या कर रहा है? खुदा का खौफ कर, अपने आप से मजे लेना कहते हैं इसे। तो ऐसा नहीं होगा। तो भैया बड़े सीधी सी बात है, यहां पे ना तो ओआर टर्म यूज होगी ना एसआर टर्म यूज होगी, यहां पर केवल एक टर्म यूज होगी जिसका नाम है रेजोल्यूशन। समझ आ गई बात? चलिए। तो द रेजोल्यूशन इज कम्युनिकेटेड बाय द मेंबर टू द कंपनी। मेंबर कम्युनिकेट करेंगे कंपनी को कि हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं, और उसके बाद वो डिसीजन एंटर हो जाएगा मिनट बुक में, जैसे कि 118 के अंडर मेंटेन की जाती है। फिर उसे साइन एंड डेट किया जाएगा, और डेट जो भी लिखी गई है, डेट किसको किया जाएगा? मिनट बुक को। नालायको, शुद्ध विचार रखना। हाँ जी। एंड सच डेट शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ द मीटिंग फॉर ऑल द पर्पस ऑफ द एक्ट। ठीक हो गई थी बात? चले। सिंगल बंदे के साथ ऐसे ही होता है, ये बड़ा कर करके बैठा हुआ है नालायक, पता नहीं अपने साथ। चले। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जी, अगर ऐसी ओपीसी कंपनी है जिसमें केवल एक ही डायरेक्टर है, where there is only one director on the board of director of the 1% कंपनी, तो फिर अकेला आके मीटिंग करके क्या करेगा वो? तो फिर कोई भी बिजनेस जो ट्रांजैक्ट होना है उसके लिए क्या होगा? वो जो रेजोल्यूशन है बाय सच डायरेक्टर, वो एंटर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि कंपनी को भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे रेजोल्यूशन ऑफ द एजीएम भेजा जाता है ना, वैसे यहां पर नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। बस जो भी आपने डिसीजन लिया वो मिनट्स के अंदर लिखो, डेट लिखो, साइन लिखो, दैट्स इट, हो गया खत्म, हो गया खत्म। तो इस तरीके से रेजोल्यूशन पास किया जाता है। भाई कोई भी दिक्कत? तो ये आपका सेक्शन 122 खत्म होता है। 122 खत्म होने के बाद अब हम वापस आते हैं जरा सबसे शुरुआत पे, चैप्टर का नाम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे शुरुआत पे, और जिसमें सबसे शुरुआत में मेरे पास सेक्शन है सेक्शन नंबर 88 आएगा। सेक्शन नंबर 88 बात क्या करता है? देखो जी, सेक्शन 88 के साथ रूल्स भी हैं। मैं चाहूंगा कि रूल नंबर याद मत करना, बस इतना याद रख लेना कि इस चैप्टर में जो रूल है उनका नाम है कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या कह रहा हूं यार, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। बस इतना ध्यान रख लेना, कंपनीज ब्रैकेट में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। तो आपने क्या करना है? आपने केवल इतना बात ध्यान रखनी है कि जब भी 88 आ जाए, रूल नंबर 3 मत याद रखना, रूल नंबर 5 याद मत रखना, केवल इतना याद रखना कि सेक्शन 88 रेड विद कंपनीज ब्रैकेट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। रूल्स जो है ब्रैकेट के बाद है, ध्यान रखना। रूल्स कंपनीज ब्रैकेट से पहले है, रूल्स ब्रैकेट के बाद है। चैप्टर का नाम बीच में है। अगर इनकॉर्पोरेशन होता तो ब्रैकेट के बीच में इनकॉर्पोरेशन, शेयर्स होता तो ब्रैकेट के बीच में शेयर्स, अकाउंट ऑफ द कंपनी होता तो ब्रैकेट के बीच में अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी बाहर, रूल्स बाहर। ठीक है जी, चले। एक कह रहा है स्वाति की याद में खोए हुए हो, एक कह रहा है यूलिया की याद में खोए हुए हो। नालायको, तुम्हारे घर पे कोई सुन रहा हो तो वो क्या कहेंगे, टीचर है या वो है?
हे भगवान, शिव 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 शिव, इस क्लास के बाद तो मुझे गंगा जल से स्नान करना पड़ता है। अब तो मैंने घर में एक पूल बनवा लिया है, वहीं जाके डुबकी लगा देता हूं। चलिए, रजिस्टर टू बी मेंटेन विद द कंपनी। अब लॉ क्या कहता है? कहता है हर कंपनी को कुछ रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे। पहला रजिस्टर कौन सा होगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर। इस रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंबर्स की डिटेल आएगी। मेंबर्स की डिटेल माने तो इक्विटी शेयर होल्डर की भी डिटेल आएगी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की भी डिटेल आएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? एक ही रजिस्टर में, हाँ एक ही रजिस्टर में उस पर लिख दिया जाएगा ये इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है ना। चलिए, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर भी मेंटेन किया जाएगा एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर। अदर सिक्योरिटी में एडीआर आएगा, जीडीआर आएगा, अरे बोलो ना हाँ। चले, तो सेम रजिस्टर के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर की डिटेल भी आएगी। यस, कोई भी एंट्री जो इस रजिस्टर में होनी है वो 7 दिन के अंदर अंदर कर दी जाएगी, जिस दिन बोर्ड का अप्रूवल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आपके पास शेयर ट्रांसफर की एप्लीकेशन आती है, तो शेयर ट्रांसफर की एप्लीकेशन जैसे ही आती है, पुराना शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल करके नया शेयर सर्टिफिकेट आप इशू करते हो, इसे बोर्ड अप्रूव करता है। तो बोर्ड ने जैसे ही अप्रूवल किया, इसके 7 दिन के अंदर अंदर अब जिसने शेयर बेचे हैं ट्रांसफरर, उसका नाम काट दिया जाएगा और नए शेयर होल्डर का नाम इसमें लिख दिया जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में 7 दिन के अंदर अंदर, तो विद इन 7 डेज। ये रजिस्टर कहाँ पर मेंटेन किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रजिस्टर कहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे। ये रजिस्टर मेंटेन किए जाएंगे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। क्या किसी और जगह पे भी इन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है या प्लेस किया जा सकता है? हाँ, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए तो। कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए तो फिर ये विद इन द सेम सिटी और टाउन और विलेज कहीं भी रखे जा सकते हैं जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। इनफैक्ट इन्हें स्टेट के बाहर भी रखा जा सकता है, प्रोवाइडेड उस जगह पर जहां पर कम से कम 10% शब्द है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर रिजाइड्स। जहां वो रहते हैं वहां पर ट्रांसफर उस स्टेट में भी किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। ये एमसीक्यू पर्पस से ही आ सकता है बस। कहता है अगर मान लीजिए किसी अथॉरिटी ने आपके शेयर को, किसी मेंबर के शेयर को अटैच कर लिया है, जब्त कर लिया है, तो ये बात भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखी जाएगी। एक कॉलम होता है कि इफ शेयर्स आर अटैच्ड, तो आप लिखोगे यस और नो, ठीक है ना। अगर शेयर के ऊपर आपके चार्ज है तो आपको वो उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी कि कितने शेयर के ऊपर चार्ज है, कितने शेयर्स के ऊपर चार्ज है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, मृदुल बस 18 तारीख से शुरू हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकुलर्स इन द रजिस्टर। रजिस्टर में क्या क्या आता है? जो आपको शेयर सर्टिफिकेट में ध्यान आ रहा हो वो सब सोचो ना, अपने आप कल्पनाओं में जाओ। मेंबर का नाम और मेंबर का रजिस्टर्ड फोलियो नंबर। रजिस्टर्ड फोलियो नंबर मतलब रजिस्टर में आपका कौन सा नंबर है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, पेड अप वैल्यू कितनी है, टाइप ऑफ शेयर्स कितने हैं, प्रेफर कौन से हैं, प्रेफरेंस हैं या इक्विटी हैं, बस यही सब कुछ। क्लियर? चल सकते हैं आगे। तो इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू पर्पज से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। रजिस्टर ऑफ मेंबर कौन से फॉर्मेट में मेंटेन किया जाता है? ना आंसर इज फॉर्म नंबर MGT2 के अंदर। फिर इंडेक्स ऑफ द नेम्स। अच्छा, इंडेक्स ऑफ नेम मतलब जब भी बुक शुरू होती है तो बुक के सबसे शुरुआत में इंडेक्स आता है ना, कि ये चैप्टर इस पे, ये चैप्टर इस पे। सोचो ऐसे ही रजिस्टर ऑफ मेंबर में 10,000 मेंबर का नाम है, उनकी इतनी इतनी डिटेल है। अगर आपको ढूंढना हो कि सोहनलाल कहाँ है, तो रादर देन एक एक पेज पलटने के सीधा इंडेक्स में जाके सोहनलाल सर्च कर लो तो आपको पता लग जाएगा। सोहनलाल, पिता का नाम दीनानाथ चौहान, पता लग जाएगा कि नहीं? हाँ, पता लग जाएगा। तो इसे कहते हैं इंडेक्स। तो क्या हर कंपनी को इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाना जरूरी होता है? नहीं, केवल उन्हीं कंपनियों में जरूरी होता है जिनके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 50 या 50 से ऊपर। तो रिक्वायर्ड कब है ये? 50 या 50 से ऊपर पे रिक्वायर्ड है, 50 से नीचे पे रिक्वायर्ड नहीं है। बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? अरे बोलो ना हाँ। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है बार बार कि फॉरेन रजिस्टर का कॉन्सेप्ट इस बार आने वाला है। खैर, मैंने इस बैच में वादा किया हुआ है कि मैं टॉप के 50 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, लास्ट में आके टॉप के 50 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा।
तो जब मैं टॉप के वो 50 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँगा तो उनके अंदर कहीं फॉरेन रजिस्टर पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपसे बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए फॉरेन रजिस्टर क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी। कहता है कोई भी कंपनी जिसने की शेयर कैपिटल इशू की है या डिबेंचर इशू किए हैं या कोई भी और सिक्योरिटी इशू की है, कहां पर, इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर, ओके, अ पार्ट ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर, अब ध्यान रखना, या डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर, वहां पर भी मेंटेन किया जाएगा। बाय गॉड, मतलब अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं अमेरिका में तो कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर अमेरिका में भी रख सकती है, कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनल है। अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं तो एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स वहां पर भी रख सकती है, समझ आ गया। सिमिलरली एडीआर जीडीआर इशू की हैं तो एक रजिस्टर वहां पे भी इशू कर सकती है। और आगे बढ़ते हैं, वहां पे भी रख सकती है। जब भी कंपनी आप अपना कोई रजिस्टर आउटसाइड इंडिया ओपन करते हो तो इसकी इंफॉर्मेशन अपने आरओसी को इंडिया में दे देना 30 दिन के अंदर अंदर। जब भी आप वो रजिस्टर क्लोज करोगे तो क्लोज करने के भी 30 दिन के अंदर अंदर उसकी इंफॉर्मेशन दे देना। जब भी ओपन करोगे ओपन करने के भी 30 दिन, जब भी क्लोज करोगे क्लोज करने के भी 30 दिन के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन दे देना। कब कब देना पड़ेगा, जब ओपन करोगे रजिस्टर तो भी 30 दिन के अंदर, जब क्लोज करोगे यानी कि डिसकंटिन्यू वर्ड यूज हुआ है तब भी 30 दिन के अंदर, और या फिर जब उसकी लोकेशन को चेंज करोगे, उस रजिस्टर की लोकेशन फॉर एग्जांपल लॉस एंजलिस में था अब लॉस वेगस में लेके जा रहे हो तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा। ठीक हो गई इतनी बात। तो 30 दिन कब कब है, क्लियर है। एक टाइम लिमिट आती है 30 दिन की और दूसरी टाइम लिमिट आती है यहां पर 15 दिन की। 15 दिन के अंदर अंदर क्या क्या करना पड़ता है, जब भी कोई रजिस्टर के अंदर एंट्री होगी, जब भी उस रजिस्टर के अंदर कोई एंट्री होगी तो वही एंट्री इंडिया का जो मेन रजिस्टर पड़ा है उसके अंदर भी 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो एंट्री करनी पड़ेगी। वो एंट्री 15 दिन के अंदर अंदर भी करनी पड़ेगी। वो रजिस्टर का भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट होना चाहिए जो इंडिया के रजिस्टर का होता है, यानी कि इंडिया का रजिस्टर प्रिंसिपल रजिस्टर कहलाता है और वो रजिस्टर इस प्रिंसिपल रजिस्टर का केवल पार्ट कहलाता है। तो पढ़िएगा, फॉरेन रजिस्टर शेल बी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द कंपनीज रजिस्टर नोन एज अ प्रिंसिपल रजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो सेम फॉर्मेट के अंदर मेंटेन किया जाता है, द आंसर इज यस, सेम फॉर्मेट में मेंटेन किया जाता है। ओके, कोई भी एंट्री जो फॉरेन रजिस्टर में हो रही है उसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा, उसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा या तो कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा या फिर किसी भी और पर्सन के द्वारा जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस काम के लिए ऑथराइज किया है। एमसीक्यू पर्पस से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। कोई भी एंट्री जो कि फॉरेन रजिस्टर में हो रही है उसे प्रॉपर अपडेट किया जाएगा। किसके द्वारा अपडेट किया जाएगा, या तो कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा और या फिर किसके द्वारा, उस पर्सन के द्वारा जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए ऑथराइज किया है। कोई दिक्कत यहां तक, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए अब आता है सेक्शन 89। देखो जी, मुझे लगता है एग्जामिनर ये सेक्शनों के डर के कारण ये सेक्शन बच्चों को नहीं दे रहा, चाहे 89 हो गया या 90 हो गया, क्योंकि वो भी जानता है कि ये सेक्शन नहीं बड़े विकराल रूप है और इनको देने का मतलब है बच्चों को मजे ले लेना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसलिए खासकर 90 सेक्शन पे वो नहीं जा रहा। मगर हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एग्जामिनर हमसे इतने ही प्यार मोहब्बत हमेशा रखेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि उसका भी घर पे झगड़ा हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि घर पे फुर्सत के पलों में उसकी भी पिटाई हुई हो, तो फिर उसने कहा हो अब मैं गुस्सा निकालूंगा, और गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालेगा, और जब वो निकालेगा तो सेक्शन 90 डालेगा। तो फिलहाल हम उसके छोटे भाई सेक्शन 89 पे आते हैं। सेक्शन 89 कहता है बेनिफिशियल ओनरशिप और सेक्शन 90 कहता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। सेक्शन 89 और 90 में फर्क क्या है देखते हैं। पहले सेक्शन 89 की चर्चा करते हैं, सिग्निफिकेंट पहले बेनिफिशियल ओनरशिप की। देखो जी, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो जिसके पास अपार धन दौलत है, परंतु मैं अब ये धन दौलत छुपाना चाहता हूं अपनी, क्योंकि लोगों के सामने लाना नहीं चाहता। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा ब्रह्मपाल इधर आ। वो आया, कहने लगा जी सर। मैंने कहा ले 20 लाख रुपए। उसकी आंखों में आंसू थे, वो फूट फूट के जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगा सर ये आपने बैठे बैठे 20 लाख रुपए दे दिए, ऐसा कौन देता है,
और मैंने कहा, ओए ढक्कन, ये 20 लाख रुपए तेरे को दिए नहीं है, जा अपने नाम पे कार लेके आ, अपने नाम पे कार लेके आ। उसने कहा सर आप मुझे कार गिफ्ट कर रहे हो। और मैंने कहा ओए ओए ओए, कार मेरी है, नाम तेरे है। उसने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ये थोड़ा वैसे वाली बात है, तू लेके आ कार। वो लेके आया कार, किया की। अब किया की कार लेके आया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों को पता लगा, वो उसे गोद में उठा के ले गए। वहां उसे 3-4 लगाए, उसने मेरा नाम बक दिया, ये पोपली ने कहा था कार लेके आ, पैसा इसका लगा हुआ है। सवाल उठा कार किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? ड्राइवर के। मगर कार को जरा सा डेंट पड़ा, कार का जरा सा एक्सीडेंट हुआ, किसके दिल में चोट लगेगी? उसके नहीं लगेगी, पैसा मेरा लगा हुआ है, मेरे लगेगी, मेरे। तो यानी कि बेनिफिशियल ओनर कौन है? मैं। ऐसे ही शेयर्स में होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो शेयर खरीद रहा है असली मालिक वो नहीं है, मालिक कोई और है जो पीछे छुपा बैठा है, जो सामने नजर नहीं आ रहा। ये सरकार ऐसे लोगों के खून की प्यासी है, जो आजकल सेंटर में सरकार है ना, ये ऐसे लोगों के खून की प्यासी है जो इस तरीके से पब्लिक का पैसा चुरा रहे हैं, छुपा रहे हैं। इसलिए सरकार ने ये सेक्शन 89 बनाया कि देखो ऐसा है, हम आपको ईमानदारी से मौका देते हैं कि अगर आपने शेयर ले रखे हैं, नाम आपका नहीं है, नाम किसी और का है, तो प्लीज इसकी डिक्लेरेशन हमें दे दो, प्लीज इसकी डिक्लेरेशन हमें दे दो। अभी तो प्लीज कर रहे हैं, बाद में फिर गड़बड़ कर देंगे हम नहीं तो। अच्छा, तो आपको डिक्लेरेशन कैसे देनी पड़ेगी? अब लॉ मेकर ने ये जिम्मेदारी मेरे ड्राइवर पे भी लगा दी और मुझे भी लगा दी। ड्राइवर को मेरे जिम्मेदारी दी गई कि बेटा तुझे MGT 4 भर के एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, जिसमें तू कहेगा मैं मालिक हूं परंतु मैं मालिक नहीं हूं। यानी कि दिखने में मैं मालिक हूं पर असल में मैं मालिक नहीं हूं, मालिक कोई और है। वो डिक्लेरेशन किसमें देगा? MGT 4 के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, जिस दिन उसने शेयर एक्वायर किए हैं या जिस दिन उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आया है। सिमिलरली अगर उसके इंटरेस्ट में कोई भी चेंज होगा, पहले 50,000 शेयर थे अब 60,000 हो गए, तो फिर भी उसे इंटीमेशन देना पड़ेगा। यस अगेन 30 दिन के अंदर, यस अगेन MGT 4 के अंदर। यस एक वो MGT 4 भरेगा और मैं भी फॉर्म भरूंगा। मेरा फॉर्म कौन सा होगा? द आंसर इज MGT 5। मेरा फॉर्म कौन सा होगा? फॉर्म नंबर MGT 5। मैं कितने दिन में भरूंगा? विद इन 30 डेज। अगर कोई चेंज हुआ तो मैं फिर भी कितने दिन में भरूंगा? फिर भी 30 दिन में। फॉर्म नंबर कौन सा होगा? MGT 5। बताओ जी, मैं कौन हूं? बेनिफिशियल ओनर। यानी कि रजिस्टर्ड ओनर क्या भरेगा? MGT 4। बेनिफिशियल ओनर क्या भरेगा? MGT 5। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर क्लियर। चलिए फिर कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, चाहे सेक्शन 89 की बात करूं या फिर सेक्शन 90 की बात करूं, बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है द राइट और एंटाइटलमेंट ऑफ द पर्सन अलोन। यानी कि जब किसी व्यक्ति को अधिकार होता है, या तो अकेले या दुकेले, अकेले या दुकेले अधिकार होता है टू एक्सरसाइज और कॉज टू बी एक्सरसाइज एनी और ऑल ऑफ द राइट अटैच टू सच शेयर। मेरा नाम वहां नहीं लिखा हुआ, बट फिर भी मैं क्या वहां पर वोटिंग राइट मेरी इच्छा से डलेगी? हाँ। अरे जो मैं ब्रह्मपाल को कहूंगा वही तो वो करेगा। मैं कहूंगा ब्रह्मपाल यहां वोट डाल, वो वहीं डालेगा। मैं कहूंगा ब्रह्मपाल डिविडेंड मुझे ट्रांसफर कर दे, वो मुझे कर देगा। भाई साहब सब कुछ मेरे कहने पे ही होगा। हाँ, सारे अधिकार मेरे कहने पे जुड़े होंगे, इंक्लूडिंग डिविडेंड राइट भी। पढ़ के देख लो, पढ़ के देख लो। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर इंक्लूडिंग द राइट और एंटाइटलमेंट ऑफ द पर्सन अलोन और टुगेदर विद एनी अदर पर्सन एक्सरसाइज, या तो एक्सरसाइज कर रहे हो या करवा रहे हो, तो वर्ड है कॉज टू बी एक्सरसाइज। कर रहे हो या करवा रहे हो। कर रहे हो मतलब मैं कहूंगा ब्रह्मपाल को मुझे प्रॉक्सी बना दे, मैं जा रहा हूं, या फिर मैं ब्रह्मपाल को कहकर मैं ही करवाऊंगा, तो कॉज टू बी एक्सरसाइज। ठीक है जी। ऑल और एनी ऑफ द राइट अटैच टू सच शेयर,
रिसीव और पार्टिसिपेट, रिसीव मतलब खुद रिसीव कर रहे हो अपने अकाउंट में, और पार्टिसिपेट मतलब ब्रह्मपाल के थ्रू, ब्रह्मपाल के अकाउंट में आया, बस सेटिंग करके आपने अपने पास ही ले लिया है, इन एनी डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर, ठीक है। एग्जम्पशन, भाई साहब ये जितने म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये तो पागल हो जाएंगे भाई, इनका तो काम ही यही होता है, तो ये तो कभी भी अपने लिए थोड़ा ना, अपने पैसे से थोड़ा शेयर लेते हैं, ये तो आपके पैसे से शेयर लेते हैं, तो ये तो डिक्लेरेशन दे दे के पागल हो जाएंगे। लॉ कहता है हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन, ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, ये वेंचर कैपिटल फंड हैं, इनका काम यही होता है, तो इनको ये काम करने की जरूरत नहीं है, इनको ये डिक्लेरेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात भाई, बोलो ना हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, पेनल्टी का सेक्शन मत करना। सिमिलरली गवर्नमेंट कंपनी पे भी सेक्शन 90 नहीं लगेगा, मगर शर्त यह है कि सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी ने सेक्शन 137 या फिर सेक्शन 92 का कोई डिफॉल्ट ना किया हो। सेक्शन 137 या फिर 92 में कोई भी डिफॉल्ट गवर्नमेंट कंपनी ने ना किया हो। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन द कंपनी, दोबारा बोलता हूं, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, अब आ गया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, अभी तक क्या था बेनिफिशियल ओनर, अब आया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। मुझे लगता है जो सबसे पहला क्वेश्चन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर पे कभी भी आएगा वो यही बनेगा कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन क्या है, घूम घुमा के यही पूछेगा कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का मतलब तुमसे पूछेगा, तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन सेक्शन 90 पे वही बनेगा, और वही मतलब इतना बड़ा है कि मतलब मुझे लगता है 4 नंबर की डेफिनेशन। पेनल्टी क्यों नहीं करनी, गीतांजलि कर सकते हो, मगर एक बात सोचो, अभी तो लग रहा होगा कि कर लेंगे, मगर एग्जाम टाइम पे इतनी पेनल्टियां याद ही नहीं हो पाएंगी बेटा। तो अगर आ गई पेनल्टी, वैसे तो ज्यादती होगी अगर आ गई तो, मगर आ गई तो 2-4 नंबर का रिस्क ले सकते हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें लेने में, मगर मैं याद करने की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि नहीं याद हो सकती पेनल्टियां। तो इसलिए मैं सीए इंस्टीट्यूट से हमेशा हाथ जोड़ जोड़ के अपील करता हूं कि सर बच्चों को टेस्ट करो, उनके दिमाग पे टेस्ट करो, उन्हें रट्टा तोतू क्यों बना रहे हो, रट्टू तोता, और पेनल्टियां याद करेगा, मतलब सीए पेनल्टियां याद करेगा, क्या कर रहे हो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय होम, बाय होम, हाँ जी। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा। कहता है कोई भी इंडिविजुअल या तो अकेला या दुकेला या फिर किसी ट्रस्ट के थ्रू अगर होल्ड करता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट कम से कम 25% का, तो मतलब सांत्वना मिली बड़ी कि अच्छा क्लियर हो गया, मतलब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल वो होता है जिसके पास कम से कम 25% के शेयर्स होते हैं, मतलब जिसके पास कम से कम 25% शेयर्स होते हैं या राइट होता है जिसके पास, तो वो बेनिफिशियल ओनर होता है, या फिर जिसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, या फिर जिसके पास कंट्रोल होता है। ओह समझ आया, यानी कि सेक्शन कहता है कि जिसके पास 25% शेयर्स होते हैं या वोटिंग पावर होती है, या फिर जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, या फिर जिसका कंट्रोल होता है। सारी गड़बड़ किसने की, ये जिन शब्दों का मुंह काला है ना, इन्होंने 25% के आगे लिख दिया, और सच अदर परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब। जब भी वर्ड आ जाए प्रिस्क्राइब का, तो इसका मतलब रूल आने वाले हैं, आ गए रूल, आ गए रूल। हाँ जी बेटा, ऑडिट का रिवीजन 16 तारीख से शुरू है बेटा, आ गए रूल, रूल आ गए, ये रहे, बिना रूल के ये सेक्शन बेमानी है। तो ये रूल, अच्छा ये रूल, इनका नाम भी अजीब है, कंपनीज, एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, अमेंडमेंट रूल 2019, ध्यान रखना, अमेंडमेंट रूल 2019, ये ध्यान रखना, अमेंडमेंट रूल्स है। ओके, अब क्या कहता है, ये केवल ये रूल क्यों आए, वो जो लिखा था ना सच अदर परसेंटेज एज प्रेस्क्राइब, केवल उस शब्द की वजह से आए हैं, केवल उस शब्द की वजह से। ओके, कहता है एन इंडिविजुअल, जो या तो अकेला या दुकेला या किसी ट्रस्ट के थ्रू, ओके, पोसेस करता है वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट और एंटाइटलमेंट इन द रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी मतलब जहां पे तूने शेयर रखे हुए हैं या जहां पे तेरे वोटिंग राइट वगैरह है। ओके, कितने परसेंट, वर्ड देखो, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, वर्ड देखो, इनडायरेक्ट होल्डिंग, अदर देन डायरेक्ट होल्डिंग, मतलब इनडायरेक्ट लिखना यार, सीधा था, सारा जोर इनडायरेक्ट पे है, डायरेक्ट पे क्यों नहीं।
ओ भैया, अगर मैं शेयर डायरेक्टली रखूंगा तो फिर मैं बेनिफिशियल ओनर का सेक्शन पढ़ ही क्यों रहा हूं? फिर तो कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो पढ़ ही इसलिए रहा हूं क्योंकि कुछ शेयर परचेज हुए हैं जो आपके नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, तभी तो पढ़ रहा हूं। तो इनडायरेक्टली कितने शेयर हैं आपके पास? कम से कम 10%। इनडायरेक्टली कितना वोटिंग राइट है आपके पास? कम से कम 10%। इनडायरेक्टली कितना डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार है आपको? 10%। इनडायरेक्टली क्या है आपके पास? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और कंट्रोल है या कंट्रोल है। तो आज के बाद मुझे बताना 25% रेलेवेंट है या 15 या 10% रेलेवेंट है एसबीओ के लिए। पच्चीस या 10? द आंसर इज 10%। हालांकि 25% में लिखूंगा, बट उसके आगे लिखूंगा सच अदर परसेंटेज एज प्रिस्क्राइब, फिर उसके बाद रूल दिखाना शुरू करूंगा मैं। समझ आया? अरे बोलो ना हाँ। चले, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, चलिए जी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, एक मतलब तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का सेक्शन 2 क्लॉज 6 में दे रखा है जब हम एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन करते हैं, परंतु एक मतलब यहां भी दे रखा है। यहां का मतलब क्या कहता है? मींस पावर टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी, बट जो कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल से नीचे है, बट फिर भी आपके पास पॉलिसी वगैरह पे आपका अधिकार है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द पावर टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी एंड द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी में पार्टिसिपेट करने का, घुसने का अधिकार है। जब कंपनी की पॉलिसी निर्धारित होती है तो उसके अंदर आप भी अपनी टांग अड़ाते हो। ठीक है ना? क्लियर हो गई इतनी बात? चलो जी, अब वर्ड आता है यहां पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग का मतलब क्या होता है? देखो जी, माना जाएगा कि आपके पास डायरेक्ट होल्डिंग है, माना जाएगा कि आपके पास डायरेक्ट होल्डिंग है। कब कब माना जाएगा? अगर मान लीजिए शेयर्स उस कंपनी के अंदर आप ही के नाम पर रजिस्टर्ड है। शेयर्स अगर उस कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं वो आप ही के नाम पर हैं, या फिर शेयर्स बेशक किसी और के नाम पर हैं बट आपने 89(2) के अंदर डिक्लेरेशन दे रखी है ऑलरेडी। सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 के अंदर आपने बेनिफिशियल ओनरशिप की डिक्लेरेशन दे रखी है। तो अगर ये दोनों सिचुएशन मानी जाती हैं तो इसका मतलब आपकी डायरेक्ट होल्डिंग मानी जाती है, क्योंकि या तो आपने डिक्लेरेशन दे दी है, शेयर आपके नाम पर ही है। परंतु इन दोनों इन केसेस के अलावा अगर आप कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू, किसी भी एचयूएफ के थ्रू, किसी भी पार्टनरशिप के थ्रू, किसी भी ट्रस्ट के थ्रू या किसी भी और पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू, तो माना जाएगा कि आपकी होल्डिंग क्या है? इनडायरेक्ट होल्डिंग है। कौन सी होल्डिंग है? इनडायरेक्ट होल्डिंग है। कोई दिक्कत तो नहीं? काश कोई हां बोलता, कोई दिक्कत बताता ही नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब लॉ मेकर ने ना एसबीओ की जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर डाल दी है। इन्होंने कंपनी को, कंपनी कम लग रहा है सीबीआई ज्यादा समझा है। कहता है, लॉ कहता है कंपनी तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पकड़ना पड़ेगा। अबे कंपनी वाले हैं, रॉक एजेंट हैं, क्या ढूंढ ढूंढ के पकड़ेंगे? कहता है कंपनी तुम्हें घूम घूम के ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के पकड़ना पड़ेगा कि तुम्हारी कंपनी में कौन है जो एसबीओ है, वो कौन है जो उस व्यक्ति को जानता है जो एसबीओ है, या फिर जो एसबीओ को जानता है। ओके, वो कौन है जो कि एसबीओ था तुम्हारी कंपनी में पिछले 3 साल में कभी भी जो एसबीओ था है? मत जी, बताओ जी, कमाल ही हो गया। तो कंपनी की जिम्मेदारी क्या क्या है बताएंगे? कंपनी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें ढूंढना है कि वो कौन है जो एसबीओ है, वो कौन है
जिसे एसबीओ की नॉलेज है, या फिर जो उस व्यक्ति को जानता है जो एसबीओ को जानता है? वो कौन है जो कि कंपनी का एसबीओ रह चुका है पिछले 3 साल में कभी भी? अच्छा, ओके ओके, ठीक हो गई इतनी बात। चले और आगे बढ़ते हैं। कहता है कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा सभी के सभी एसबीओ का। फॉर्म नंबर कौन सा है? बेन 3। बेन 3 नाम का एक रजिस्टर होगा, BN3, जिसके अंदर सारी डिटेल सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की आएगी। ये रजिस्टर ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, कम से कम 2 घंटे के लिए ऑन एवरी वर्किंग डे एज द बोर्ड में डायरेक्ट। एंड एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इसे इंस्पेक्ट कर सकता है, यस, फी पे करके। 50 रुपीज पर इंस्पेक्शन से ज्यादा फी नहीं होनी चाहिए। बेन 3 के अंदर सभी सिग्निफिकेंट बेनिफिट, ये एमसीक्यू पर्पज से आ सकता है बस। ठीक है जी, चलिए अब हुआ क्या, ऊपर वाला पॉइंट कहता है कि कंपनी आप किसी भी व्यक्ति से बुलवाने के लिए कि वो एसबीओ है या एसबीओ को जानता है या पिछले 3 साल में वो एसबीओ रह चुका है, उसको आप नोटिस दोगे। नोटिस के अंदर उसे कहोगे कि कबूल कर कि तू ही एसबीओ है, कबूल कर कि तू एसबीओ को जानता है, या फिर कबूल कर कि तू पिछले 3 साल में एसबीओ रह चुका है। वो बंदा बदमाश था, उसने कहा जाना है। मतलब कंपनी के नोटिस देने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने कंपनी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, या फिर इंफॉर्मेशन दी परंतु सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो फिर अब कंपनी ट्राइब्यूनल के पास जाएगी और ट्राइब्यूनल को कहेगी सर ये हमारे बस में तो आ नहीं रहा, ऐसा है, ये हमारे बस में तो आ नहीं रहा। इसका असली में पता लगाने के लिए आप एक काम करो ना, इन शेयर्स के सारे राइट को सस्पेंड कर दो। हम बेकसूर है सर, हमारे को शक है कि इसका ओनर कोई और है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, शायद देश का दुश्मन ना हो, सर इन शेयर्स के सभी राइट रोक दो। ओके, फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट द शेयर्स इन द क्वेश्चन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दो, इंक्लूडिंग सस्पेंशन कर दो सभी के सभी राइट्स जो इस शेयर होल्डर को मिले हैं। ट्राइब्यूनल क्या करेगा? दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का मौका देगा जिसके खिलाफ ये एक्शन लेने की बात हो रही है। अगर सबूत देखकर लगेगा ट्राइब्यूनल को भी कि हां पर्दे के पीछे कोई और है जो कि सामने आ नहीं रहा, जैसे अदानी में क्या हुआ। अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी जी की एक कंपनी है जिन्होंने रशिया से लोन लिया। अब रशिया से जब लोन लिया तो उस रशिया से लिए गए लोन को $260 मिलियन के लोन को उठाकर एक और कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया। और जिस कंपनी को ट्रांसफर किया गया, ये कहा जा रहा है, हिडनबर्ग या फोर्ब्स ने कहा है कि वो जिसको ट्रांसफर किया गया वो भी अदानी है, वो अदानी की कंपनी है। प्रूव नहीं हो पा रहा, कुछ भी प्रूव नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए कि सामने नहीं आ पा रहा कुछ भी, तो ट्राइब्यूनल को कह के उन शेयर्स के ऊपर सारा वोटिंग राइट वगैरह सब कुछ जब्त करवा सकते हो, ताकि सामने निकल के आए बंदा जिसका भी अधिकार है, वो सामने तो आए, चले नजर तो आ कौन है। आगे बढ़ते हैं। अब ट्राइब्यूनल दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी उसे सही लगेगा वो ऑर्डर पास करेगा। कितने दिन में? विदिन 60 डेज के अंदर विदिन 60 डेज। अगर ट्राइब्यूनल ने मान लीजिए वोटिंग राइट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी, मेरे अच्छे खासे शेयर थे, ट्राइब्यूनल ने कहा नहीं नहीं पोपली तेरे पीछे कोई छुपा है, मैंने कहा नहीं है, नहीं, ट्राइब्यूनल ने भी कहा हमें लग रहा है कि तेरे पीछे कोई छुपा है, मैंने कहा नहीं है भाई, मेरे पीछे कौन छुप सकता है, इतना भी वो नहीं हूं मैं, कौन छुप सकता है, कोई नहीं है मेरे पीछे। ट्राइब्यूनल ने कहा नहीं नहीं हमें लग रहा है कि तेरे पीछे कोई और है जिसने पैसा लगाया हुआ है, और ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया। क्या मेरे से गलत नहीं हुआ? मेरे साथ क्या मेरे साथ गलत नहीं हुआ? गलत हुआ है, गलत हुआ। ये नाइंसाफी है मुझ जैसे ईमानदार, मुझ जैसे मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, नौजवान के प्रति ये बेरहमी है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं एप्लीकेशन दे सकता हूं ट्राइब्यूनल को कि सर जी ये मजे से जो आपने मजे लिए हैं ये गलत हैं, और प्लीज 1 साल के अंदर मैं एप्लीकेशन दे सकता हूं। मुझे दर्द उठेगा तो मैं एप्लीकेशन दूंगा ना, हाँ, परंतु अगर मेरे मन में चोर है तो मैं एप्लीकेशन ही नहीं दूंगा। तो फिर अगर कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई है तो फिर
इन शेयर्स को उठाकर ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। भाई बड़ी सीधी सी बात है, मैं अगर तुम्हारा रुमाल भी ले लूं तो तुम कहोगे पोपली क्या है, क्या रुमाल क्या, और यहां पे तो पूरे कपड़े उतार रहा है ट्राइब्यूनल उस बंदे के। मतलब मेरे अपना ही एग्जांपल दे रहा हूं, तो मेरा हाथ का कड़ा वगैरह सब कुछ लेके जा रहा है, मैं जाने दूं, अपील नहीं करूंगा, करूंगा 1 साल के अंदर अपील कर दी तो ठीक है, नहीं की तो इसका मतलब वो मेरा था ही नहीं, क्योंकि फिर तभी तो मैं कहूंगा अपील नहीं करूंगा, मतलब मैं कहूंगा अपने बाप का क्या जाता है, जाने दे। बड़ी सीधी सी बात है। नौजवान और आप ना, तो और कौन, नालायक। हाँ जी, अब कहता है हर वो, अब कुछ डिक्लेरेशन देने की बातें आ रही हैं। देखो जी, डिक्लेरेशन देने की, ये केवल एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट होंगे, केवल एमसीक्यू डिक्लेरेशन के पॉइंट। जनरल मीटिंग खत्म हो गया क्या? सेक्शन 90 चल रहा है हर्षल। ये ऐसे लग रहा अभी सास बहू का सीरियल देख के उठा है, या अभी मम्मी ने चद्दर उठाई है और ये उठा है। नालायक। चले, हर वो इंडिविजुअल जो कि एसबीओ है, अच्छा, उसे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी रिपोर्टिंग कंपनी में बेन 1 के अंदर 90 दिन के अंदर अंदर इन कमेंसमेंट ऑफ रूल से। ओके, दोबारा पढ़ लो। एवरी इंडिविजुअल जो कि एसबीओ है, जब ये रूल कमेंस हुए उस वक्त, तो उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी 90 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। ओके, अब ये रूल कमेंस हुए 2019 हो गया है, तो अब मैं कह सकता हूं आज के लिए रेलेवेंट नहीं है, इस पॉइंट को हटा सकते हो। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। कोई भी वो इंडिविजुअल जो कि बाद में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बना है इन रूल्स के बाद में, उसे डिक्लेरेशन बेन 1 में देनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट कोई भी चेंज होता है, कोई भी चेंज होता है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहता है इफ एन इंडिविजुअल बिकम अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन द रिपोर्टिंग कंपनी और हर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप अंडरगोज एनी चेंज विद इन 90 days of the commencement of the company's rules, it shall be deemed that such individual become the significant beneficial owner or any change therein happened on the date of expiry of 90 days। ये भी रेलेवेंट नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हो। केवल इतना ध्यान रखना कि कोई भी इंडिविजुअल, एमसीक्यू पर्पस से केवल ये पॉइंट रेलेवेंट होगा, उसे डिक्लेरेशन कब देनी पड़ेगी? बेन 1 के अंदर। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 days ऑफ सच एक्विजिशन और चेंज के अंदर। सेक्शन 89 में कब थी? विद इन 30 days। फॉर्म नंबर कौन सा था? MGT 4। बेनिफिशियल ओनर को कौन सा करना था? MGT 5। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को कौन सा करना है? बेन नंबर 1, बेन 1 विद इन 30 days। ठीक है जी, चले और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये रेलेवेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के कॉन्सेप्ट कहां कहां पे अप्लाई नहीं होते। एनी 4 और 5 पूछ सकता है आपसे। चले, पहला जब भी शेयर हेल्ड किए जाएंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा। दूसरा, होल्डिंग कंपनी के द्वारा। बस इतना ध्यान रखना, और अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, किसी भी एंटिटी या बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा जिसे कि कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल यानी कि म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह के द्वारा, एक्सेट्रा। बस इसके आगे एक्सेट्रा लिखना, इतना याद नहीं कर पाएगा कोई भी, ध्यान रखना, बस इसके आगे एक्सेट्रा लिख देना। नेक्स्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो कि रेगुलेट किए जाते हैं बाय द आरबीआई के द्वारा, इरडा के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा।
गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी सेक्शन 90 भी नहीं लगेगा, 89 भी नहीं लगता, मगर शर्त यह है कि उन्होंने 137 या 92 का कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। ठीक हो गई इतनी बात। चलो जी, आज का मेरा टारगेट तो था सेक्शन 89 तक, बट हमने 90 भी खत्म किया है। चलो जी, अब जो हम सेक्शन करेंगे अगली क्लास के अंदर वो 91, 92, 94 ये तीनों सेक्शन खत्म होते ही प्लस मैं चैप्टर शुरू कर दूंगा जिसका नाम है शेयर्स। मैं शेयर्स का चैप्टर शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, शेयर्स का चैप्टर शुरू हो जाएगा। और चलो जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।